नमस्कार, आइए देखते हैं जो दो मंडल बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर तक हम पढ़ा चुके हैं। इसका वीडियो बना के डाल दिया गया है। और अगर बात करें आप पृथ्वी के वायुमंडल के, तो पृथ्वी के वायुमंडल की एक बार क्विक रिकैप आप कर लीजिए। पृथ्वी का वायुमंडल जो 5 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला जो है क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, 18 किलोमीटर औसतन या एवरेज 15 किलोमीटर तक स्थित है। गर्मी और ठंडे में बदलता रहता है, इसकी दूरी बदलती रहती है, एवरेज 15 किलोमीटर तक। 18 से 50 स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, 50 से 80 मीजोस्फीयर मध्यमंडल। यहां तक हम बता चुके हैं। इस वाले वीडियो में ये इस वाले सेगमेंट में या पार्ट में हम आयनोस्फीयर, इस वाले मंडल को, आयन मंडल को, ये वाला मंडल क्या है, मीजोस्फीयर के ऊपर है आयन मंडल, जो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कितने ऊंचाई तक? 80 से 640। यहां पर लिख लीजिए 80 से 640, 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका रेंज है। इट्स रेंज इज 80 टू 640 किलोमीटर। इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड आयनो मंडल, आयन मंडल। इट इज कॉल्ड आयन मंडल, आयन मंडल। इन इंग्लिश आयनोस्फीयर, अंग्रेजी में इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर क्यों? नाम से स्पष्ट है। यहां पर इस मंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का, कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों गैसों का आयनीकरण होता है। आयनीकरण क्या है? व्हाट इज आयनीजेशन? आयनीकरण क्या है? यहां पर मैंने लिख दिया आयनीजेशन। इसी आयनीकरण के वजन किन गैसों का होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का आयनीकरण होता है। क्या होता है? आयनीकरण, आयनीजेशन होता है। ये आयनीकरण की वजह से इस मंडल में आयन होते हैं, आयन होते हैं, इसलिए इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। अब आयनीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, सूरज की किरणों में अनेक प्रकार की किरणें होती हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द रेज इन द प्रेजेंट इन द सनलाइट या सनरेज। सनरेज में कई प्रकार की किरणें, कुछ तो यूवी के नाम से अल्ट्रावायलेट हो गई, कुछ अवरक्त किरणें आ गई, कुछ पराबैंगनी किरणें जिन्हें मैंने बात कर दिया, एक्स किरणें, गामा किरणें। इस प्रकार की किरणें होती हैं जो हाई तरंगदैर्ध्य की होती हैं, हाई तरंगदैर्ध्य की किरणें होती हैं। ये तरंगदैर्ध्य की किरणें जब यक्स किरणें क्या करती हैं, और गामा किरणें, यक्स रेज और गामा किरणें, गामा किरणें, गामा, गामा रेज, ये दो किरणें इस मंडल में मौजूद और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो अणु हैं उनको क्या करती है? इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किरणें इन गैसों के जो मॉलिक्यूल हैं उनको इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 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 प्रोटॉन में तोड़ देती है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में तोड़ देती है। इसी क्रिया को हम आयनीकरण करते हैं। इस क्रिया को ही आयनीकरण कहते हैं। इन दिस मंडल, इन दिस स्फीयर, a process takes place, and this process is exercised by or executed by two rays, gamma rays or x rays, x किरणें या गामा किरणों द्वारा यह जो है प्रोसेस जो है टेक प्लेस किया जाता है। जब यह किरणें, ये जैसे एक्स किरणें और गामा किरणें जब इसमें आती हैं तो यह इस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो इसमें मौजूद होती है, इस मंडल में, आयन मंडल में जो गैसें हैं उनके मालिक्यूल को तोड़ देती हैं और उनके मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ देती है। इसी क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जबकि प्रोटॉन जो है इस मंडल के सबसे ऊपरी वाली लेयर में, जिसे जी लेयर कहते हैं, वहां जाकर इकट्ठा होता है, जी लेयर। अब इस मंडल को देखो 4 लेयरों में बांटा गया, कुछ दूरी तक डी लेयर, कुछ दूरी तक यहाँ पर डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। यह जो प्रोटॉन होते हैं जो आयनीकरण की क्रिया द्वारा यहाँ पर इस प्रोड्यूस्ड होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो जी लेयर में, इसी लेयर में जाकर इकट्ठा होते हैं। अब इसके बारे में इसीलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर एक कुछ होता है
कुछ नेचुरल फिनोमेना होती है उसको भी बताऊंगा। इस मंडल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स जो है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की डी में डी मंडल, इस मंडल को 4 भागों में बांटा गया, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। तो यहां पर डी लेयर में, ई लेयर, एफ और जी लेयर में अलग अलग रेडियो तरंग दैर्ध्य की जो रेडियो वेव्स होते हैं यहां पर इस मंडल से रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। यहां से रेडियो तरंगे, रेडियो जो वेव्स होती हैं इस मंडल से रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तित होती हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस स्फीयर। ये कह सकते हैं आप अलग अलग तरंग दैर्ध्य के, कुछ मध्यम, कुछ उच्च, इस तरह की, कुछ अति उच्च, इस तरह की तरंगे होती हैं। ये आप समझ गए। इसी वजह से चूंकि आयनीकरण की क्रिया यहां पर होती है, और यह क्रिया जब सूरज की रोशनी धरती पर आएगी, यानी कि दिन में, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द सनलाइट, या आयनीकरण की क्रिया, आयनोजिएशन की क्रिया होती है। क्योंकि जब उजाला आएगा पृथ्वी पर, जब सन रेज आएंगी तभी तो उसमें मौजूद जो और किरणें वो भी आएंगी, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो इसी वजह से इसका जो आयनीकरण की क्रिया होती है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में होती है। क्योंकि उसी में मौजूद एक्स किरणें और गामा किरणें जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में तोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, और प्रोटॉन यहां पर इकट्ठा होने लगता है। रेडियो वेव्स इसी मंडल में परावर्तित होने लगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इसको जरा पकड़िए। जब ये एक्स किरणें और गामा किरणें यहां पर, जब ये किरणें जो है, ये जो किरणें होती हैं, ये किरणों का मैं बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा धैर्य आप बना के रखिए। ये किरणें, तो यहां पर जो होती है एक घटना होती है। जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तो टूट जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल। तो यहां पर जब यहां पर इन प्रोटॉनों से जब ये अत्यधिक तरंग दैर्ध्य की किरणें टकराती हैं तो ज्वाला उत्पन्न करती हैं, ज्वाला, फायर, जिसके परिणाम स्वरूप लाइटनिंग होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, या शाइनिंग उत्पन्न होती है। इसी शाइनिंग को जो कि इन प्रोटॉन के कणों पर अत्यधिक तरंग दैर्ध्य की किरणें जो होती हैं, अत्यधिक शक्तिशाली जब किरणें इन जी लेयर में स्थित, या ऊपरी, इस आयन मंडल के ऊपरी लेयर जिसे जी लेयर दिया गया है, इस जी लेयर में इकट्ठा प्रोटॉन से टकराती हैं तो वहां से ज्वाला उत्पन्न करती हैं, फायर उत्पन्न करती है। इनसे टकराकर स्पार्क होता है, स्पार्किंग, जैसे दो तार प्लस ऐसे सटाते हैं तो स्पार्किंग होती है, वैसे स्पार्किंग होती है। तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम ध्रुवीय प्रकाश के, ध्रुवीय प्रकाश, पोलर लाइट या पोलर फायर या पोलर लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। इसको पोलर लाइटनिंग क्यों कहते हैं? देखिए, बहुत पोलर लाइटनिंग, क्योंकि ये जो घटना है, नेचुरल फिनोमिना है, ध्रुवों से देखी जाती है, ध्रुवों के आसपास या ध्रुवों के जो इलाके हैं वहां से देखी जाती है। इसलिए इसको जो ध्रुवीय ज्वाला है, ये जो प्रकाश उत्पन्न होता है इस मंडल में, जो कि आयन प्रोटॉन से किरणों के टकराने से उत्पन्न होता है, इसे ध्रुवीय ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज द नेम ऑफ द ध्रुवीय ज्वाला या पोलर फायर या पोलर लाइटनिंग या शाइनिंग। ये ध्रुवीय इलाकों के आसपास से देखे जाते हैं, ध्रुवों से देखे जाते हैं। देखिए, नॉर्थ पोल पर इसको ऑरेरा बोरियालिस कहते हैं। औरोरा बोरियालिस। जबकि साउथ पोल पर इस ध्रुवीय ज्वाला को, या जो लाइटनिंग उत्पन्न होती है, उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखिए, ये पूछता प्रश्न,
ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किससे संबंधित है? ध्रुवीय ज्वाला से संबंधित है। लेकिन इसी ध्रुवीय ज्वाला को जब दक्षिण ध्रुव से देखा जाता है इस लाइटनिंग को, तो ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस से दिखा, क्योंकि ये ध्रुवों से ही दिखाई देती है। ये जो इस प्रकार के जो नेचुरल फिनोमेना है, जो यहाँ पर आयनमंडल में चमक उत्पन्न होती है, तो ये दो नाम ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये हो गया। इस मंडल में जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, एज यू गो अपर अप टू दिस मंडल, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे आप देखेंगे कि टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो हाइट के साथ विद द हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस आप कह सकते हैं। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की यहां पर रेडियो तरंगे परावर्तित होने लगती हैं, इसकी खासियत है। बस ये हो गया, आयनीकरण की क्रिया यहां पर होती है, ये हो गया। अब चलते हैं वायुमंडल में। 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल को माना जाता है। कहीं 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना हो सकता है, कहीं कहीं दिया रहता है 1200-1300, इस तरह दिया जाता है। तो वायुमंडल के बारे में we have had not enough information, हमारे पास बहुत जानकारी नहीं है। रिसर्च इज गोइंग ऑन, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, इस पर शोध चल रहा है, बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो ये क्या होती है, एकदम निकल जाती है ऊपर की ओर। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है इस मंडल में। कितना है? 640 से 1000 किलोमीटर तक यह माना जाता है। बस इसी में हम ध्रुवीय सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट स्थापित किए हैं। ध्रुवीय उपग्रह जिसे कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह, इसी में हम ध्रुवीय उपग्रह स्थापित किया है। हम मानव में ध्रुवीय उपग्रह क्या करते हैं? मान लीजिए पृथ्वी है और ये उपग्रह है, ध्रुवीय उपग्रह है, मान लीजिए ऐसे ही है, ये ध्रुवीय उपग्रह है। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। क्या करेगा ये ध्रुवीय उपग्रह? ध्रुवों का चक्कर लगाएगा, हरा के चक्कर लगाएगा, यानी कि तेज रफ्तार के साथ ये चक्कर लगाता है। और यह जो है मौसम संबंधित वेदर रिपोर्ट के लिए वेदर रिपोर्ट हमको देता रहता है। इसमें कैमरा भी लगे होते हैं और अन्य तरह की मशीनें लगी रहती हैं जिनका संबंध स्टेशन से होता है धरती पर। इस तरह जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, तो इनकी ये ध्रुवीय उपग्रह जो है कम हाइट पर स्थापित किए गए उपग्रह होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत कम हाइट यहाँ पर है। ध्रुवीय उपग्रह 1000 किलोमीटर, 640 से 1000 है, तो ये ध्रुवीय उपग्रह जो इसी एरिया में लगाए रहते हैं। इनका काम क्या है कि ध्रुवों का चक्कर लगाना, ध्रुवों से ध्रुवों का। ये पृथ्वी आपकी हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, ये इसी पर चक्कर लगाएगा, जल्दी चक्कर लगाएगा। स्पीड ज्यादा कर दी गई है, क्यों? तभी तो मौसम का अपडेट दे पाएगा। मौसम तो पल में बदल गया है, वेदर रिपोर्ट देता है, तो वेदर रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी गति जो है ज्यादा होती है, पृथ्वी की गति की अपेक्षा के ज्यादा रखी जाती है। इसी वजह से कि मौसम के अपडेट करना है, तो भाई कैसे होगा? अगर हम मौसम पल में बदलते हैं और हम पल में बदलते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे ऊपर अगर किसी की निगरानी रखनी, तो हमेशा हमारे साथ चलेगा। सारा ससुरा कब किधर चला जाएगा। देखिए, तो उसी तरह वो क्या होती है, ध्रुवों से ध्रुवों का चक्कर लगाती है। हाइट कम होती है, तो कम हाइट पे इनको लगाया जाता है। सैटेलाइट उपग्रह होते हैं, इनको ध्रुवीय उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सैटेलाइट भारत ने 36, देखिए इसके बाद 1000 किलोमीटर के ऊपर जो है मैग्नेटिक स्फीयर आ जाता है, चुंबक मंडल आ जाता है, चुंबक मंडल। इसके बाद 36,000 किलोमीटर से की ऊंचाई से जो है स्पेस आ जाता है, स्पेस आ जाता है। अब जब सैटेलाइट की बात आ रही है, सैटेलाइट की या उपग्रह की, मानव निर्मित जो है उपग्रह की बात आ रही है, जो मानव निर्मित उपग्रह की बात आ रही है, तो ये विभिन्न जो है मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं, ये विभिन्न ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। काम के हिसाब से स्थापित किए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर किसको स्थापित करना है, क्या काम उनसे लेना है। सैटेलाइट के बहुत से कार्य होते हैं, सैटेलाइट से नेविगेशन चलता है। सैटेलाइट से अब जीपीएस सिस्टम जो चल रहा है, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्रह पर या धरती पर आपकी पोजीशन की जो सिस्टम या प्रणाली है, जो पोजीशन बताती है, कहीं का पोजीशन निकाल के हर्रा के मोटरसाइकिल और कार चलाते जाएंगे, दाएं मोड़ 500 मीटर से आगे, फिर बाएं मोड़, देखिए
वो पोजीशन में आपको तुरंत, मैं यहाँ पर हूँ, तुरंत व्हाट्सएप पर भेज दूंगा कि भैया मेरी जो लोकेशन है यहाँ पर चले आए। वो यहाँ से जीपीएस अपना चालू कर देगा, चला आएगा बिना किसी के पूछे। जीपीएस किस पर काम करता है? सैटेलाइट के द्वारा चलता है। देखिए सैटेलाइट से चलता है। ये संचार के लिए बहुत जरूरी है, नेविगेशन के लिए जरूरी है सैटेलाइट। अंतरिक्ष में हो रहे विभिन्न प्रकार के जो अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए, हाँ अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में हो रहे शोधों के लिए, अंतरिक्ष में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो इनके सैटेलाइट की मदद से आप रिसर्च कर रहे हैं। एक बात बताते हैं इंपॉर्टेंट, भारत में कुछ सैटेलाइट जो होती है छत है ना, कुछ सैटेलाइट निगरानी सैटेलाइट कहलाती है। निगरानी सैटेलाइट, उनका काम करना है टू कीप आई ऑन, किसी चीज पर आंख लगा के देखना, एकदम नजर रखा गया। निगरानी सैटेलाइट। भारत की एक सैटेलाइट भी, भारत ने भी एक सैटेलाइट लगा के रखती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उस सैटेलाइट का नाम है जियो श्रीकोना सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये स्पेस में लगाई गई है। अब देख लीजिए इसको कहां लगाया गया, इसको कहां लगाया। यह निगरानी सैटेलाइट। इन सैटेलाइटों की गति जो है पृथ्वी के गति के से ये वाली जो सैटेलाइट है इसकी गति बहुत ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी ये चक्कर लगाएगी। मौसम का अपडेशन देना है, मौसम को बताना है, मौसम संबंधी न्यूज देना है। ये सैटेलाइट क्या करेगी, जल्दी जल्दी गति नहीं करेगी, ये पृथ्वी के गति के अनुसार ही गति करेगी। मान लीजिए किसी स्थान विशेष का ये है सैटेलाइट, और ये मैं पृथ्वी हूं, और मैं एक कानपुर है, और कानपुर का ही हमको हमेशा कानपुर में किसी स्थान का या कानपुर का ही पूरा देना है। निगरानी सैटेलाइट को लगा दिया, उसी एंगल पर झुका दिया, कैमरा वगैरह सब फिट कर दिया, और उसकी गति क्या है बराबर रख दी जाती है। जितना तेज मैं पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए मैं पृथ्वी हूं, उतना तेज भी घूमूंगा। देखिए एकदम साफ, देखिए एकदम साफ आ रहा है। हाँ, अगर आप इसकी गति को कम कर देंगे, नाक पर इसका ध्यान लगा दिए कि नाक को आपको निगरानी रखना है, गति कम कर दिए तो नाक तो चली गई, इधर कहां निगरानी रख पाएगी। इसलिए ऐसी सैटेलाइट जो निगरानी सैटेलाइट होती है, ये निगरानी के लिए बॉर्डर पर या किसी विशेष स्थान पर लगाने के, निगरानी रखने के लिए लगा दी जाती है। आप सैटेलाइट को नीचे से सैटेलाइट का एंगल बदल सकते हैं, सैटेलाइट के कक्षा में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो निगरानी सैटेलाइट है भारत की जियो सिक्रोना, जिसको हम लोगों ने बना के रखा, स्पेस में इसको स्थापित किया है हमने, है ना। इन सैटेलाइटों को इतने ऊपर स्थापित करने के लिए साधारण इंजन वाला जो ये होगा उससे स्थापित नहीं की जाती है, जो रॉकेट होगा, है ना, वो क्रायोनिक इंजन उसमें लगा रहता है। अब देखिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कैसे पकड़ लिया, इसी निगरानी सैटेलाइट की। अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका ऐसा देश है कि अगर वो किसी भी व्यक्ति का, एक विशेष व्यक्ति के ऊपर अमेरिका अपने देश से ही नजर रख सकता है, क्या जाता है, कहां खाता है, कहां पीता है, कहां उठता है, किधर जा रहा है, वो सब रख सकता है। क्यों? यही उसके पास सैटेलाइट है। वो क्या कर देगा, देखिए मान लीजिए ओसामा बिन लादेन जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया था, जिसमें बहुत जो है जान चली गई थी, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला, संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला। हाँ, इसका मतलब अमेरिका क्या है, जैसे हमारे भारत में जैसे कुछ जातियां हैं तो वो अपने को बहुत ये दिखाती है, उसी तरह अमेरिका को समझ लीजिए कि हर देश जो है अमेरिका के आगे जो है थोड़ा सा ये डरा से हमारा रहता है, क्योंकि वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है। चाहे हथियार की बात करें तो उसने क्या किया कि उसने ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए कई तरह से हथकंडे अपनाए, सैटेलाइट का भी प्रयोग किया। उसने क्या किया कि उसने ये सोचा कि फाइनली कि हो सकता है कि एकताबाद में जहां सैनिक छावनी, जहां सैनिक रहते हो, वहीं पर पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान में की सेना ने इसको चुरा के रखा हो या छिपा के रखा हो। सैटेलाइट का मुंह अपना वहीं पर कर दिया, एंगल झुका के, मोड़ के, जैसे भी करके सैटेलाइट का ऐसे कर दिया। उन्होंने देखा कि एक छत है, एक घर है, उसकी छत पर एक ऐसा व्यक्ति जो ओसामा बिन लादेन की तरह ही दिखता है, आ रहा है, टहलने के लिए आ रहा है, हमेशा नहीं आ रहा है, उसके साथ गनर भी आ रहे हैं। पकड़ लिए सब, 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक अध्ययन किए, क्योंकि उसकी हुलिया तो जानते थे सब, फोटो देखे ही थे सब। इसके बाद रात में ही आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक, रात में ही
पाकिस्तान के रडार को धता बताया, पाकिस्तान के रडार को पकड़ ही नहीं पाया उनके जेट विमानों को। जो फाइटर प्लेन होते हैं, फाइटर प्लेन इस्लामाबाद में घुसी, रात में ओसामा बिन लादेन छत पर उतरी, धार 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 मार मूर के सब साफ सुथरा करके चली गई। तब जब चली गई, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब घटना हो जाती है तो पुलिस आती है, हो पुलिस तो पहले नहीं बता देती, पहले हम आ जाए, आ रहे हैं भाई भाग जाओ, हो जब तक बताओ, वो चोर डकैत भी भाग जाते हैं। उसी तरह क्या हो गया, जब वो सब थोड़ थाड़ के चले गए ओसामा बिन लादेन को मार के, तब जाके पाकिस्तान की चल में, अरे यार हमारे देश में घुसकर अमेरिका ने किया फलान ढकाने, सब हो गया। जैसे सैटेलाइट का कमाल है, ये सब निगरानी सैटेलाइट होती है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भगत।